एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी से लेकर के हम हेनरी लॉ तक की बात करेंगे। हेनरी लॉ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, उससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। और इससे पहले के सारी क्लासेस में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म को क्या किया, पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं और उनके न्यूमेरिकल भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी जरा देखते हैं। एक कंटेनर है, मैंने इसमें एक लिक्विड भर लिया, सपोज वाटर को मैंने लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया, एक डेफिनेट अमाउंट का मैंने लिक्विड लिया, सॉल्वेंट लिया। तो डेफिनेट अमाउंट के सॉल्वेंट में आप कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, कोई दूसरा सब्सटेंस कितना घोल सकते हैं, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। यानी कि मैंने इसमें सपोज ग्लूकोज को घोल दिया, मैंने ग्लूकोज को डिजॉल्व कर दिया। ठीक, अब मान लिया 25 डिग्री टेम्परेचर पे आपने 5 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व कर दिया 1 लीटर में, और जैसे ही आप 5 ग्राम से ज़्यादा, मान लो 6 ग्राम आप डिजॉल्व करने चले, तो वो 6 ग्राम डिजॉल्व ना होकर के जो बाकी का 1 ग्राम एक्स्ट्रा है वो लिक्विड के बॉटम में रेजिड्यू बना लिया, पीपीटी बना लिया। यानी कि सॉल्युबिलिटी उसी 5 ग्राम पर आकर के बंद होगी, उसकी स्टॉप होगी, फिर फर्दर अमाउंट सॉल्यूट का नहीं घुला। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम फर्दर अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व ना कर पाएँ, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो गिवन टेम्परेचर पे आपने मैक्सिमम अमाउंट जितना डिजॉल्व किया है, उस मैक्सिमम अमाउंट को ही बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द मैक्सिमम amount of solute present in acidified amount of solvent at given temperature। गिवन टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर अमाउंट के सॉल्वेंट में जितना, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का जो घोल पा रहे हैं, उसी मैक्सिमम अमाउंट को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आ गई सबको, ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है। जैसे ही ग्लूकोज को आप घोलना स्टार्ट करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पर्टिकुलर स्टेज के बाद ये ग्लूकोज वाटर में घुलना बंद हो जाएगी। जब घुलना बंद हो जाएगी तो नीचे बॉटम में क्या बनने लगेगा, प्रेसिपिटेशन, यानी कि इस ग्लूकोज का प्रेसिपिटेशन चालू हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन हमारा शुगर से कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुआ बेटा, डिसोल्यूशन, यानी कि जो चीनी को घोल रहे हैं उस फिनोमेनन का नाम है डिसोल्यूशन। और घुलने के बाद जब पूरी घुल गई तो सॉल्यूशन में क्या होने लगा, प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन के बीच क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम एक एस्टेब्लिश हो गई। और इसी इक्विलिब्रियम पे जितना अमाउंट आप सब्सटेंस का घोल पा रहे हैं, उसी मैक्सिमम अमाउंट को बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। क्लियर हो गया? चलिए, ये बात होगी सॉल्युबिलिटी की। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर हम जो सोल्यूशन पढ़ेंगे वो एक प्रकार से बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, शुरुआत से लेकर के एंड तक। उसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सोल्यूशन की कई टाइप होते हैं, 3 टाइप बनते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सोल्यूशन। तो हम लिक्विड सोल्यूशन की यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। और हम गैसियस सोल्यूशन की भी बात करेंगे जिसमें सॉल्यूट आपका गैस होगा और सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गैसों की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid। गैसों की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में पढ़ने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है, उसको जरा देख लेते हैं। एक कंसेप्ट है बेटा सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट। क्या नाम है इसका? सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या कहता है? सभी लोगों ने पढ़ा होगा और सुना भी होगा। क्या कहता है बेटा? लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। ये क्या है भाई? ये कंसेप्ट कहता है, क्या कहता है कि 2 तरीके के कंपोनेंट होते हैं, 2 तरीके के कंपोनेंट होते हैं, वन इज पोलर एंड सेकेंड इज नॉन पोलर। पोलर सब्सटेंस मीन्स जिसमें 2 पोल हो, एक पॉजिटिव पोल हो और एक नेगेटिव पोल है। ये 2 पोल कब बनते हैं? जब पार्टिसिपेटेड एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है या 1.7 या 1.7 से अधिक होता है, तो पोलरिटी का केस बढ़ने लगता है। यानी पार्टिसिपेटेड एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए तो पोलरिटी आ जाती है, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल बन जाता है। ऐसे सब्सटेंस को अपन बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन जब बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच बनता है, यानी कि सिमिलर एटम के बीच जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड आपका नॉन पोलर होता है। यानी दोनों एटम जब सेम रहेंगे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल रहेगी। जितना इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा उतना इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला एक खींचेगा। यानी बॉन्ड पूरी तरीके से नॉन पोलर होगा, क्योंकि उसमें बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम मिडिल पे होगी, ना ए की तरफ शिफ्ट होगी ना बी की तरफ शिफ्ट होगी। तो सिमिलर एटम के बीच जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड कैसा होता है? पोलर नहीं, नॉन पोलर होता है। पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। तो 2 तरीके के कंपाउंड होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर में चार्ज होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल बन जाता है। और नॉन पोलर में कोई चार्ज नहीं होता है, पूरा मॉलिक्यूल ओवरऑल कोई चार्ज नहीं रखता है वो। तो ये थ्योरी कहती है कि पोलर सब्सटेंस हमेशा पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा और नॉन पोलर सब्सटेंस कोई भी हो वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। ये क्या कहता है? पोलर सब्सटेंस will dissolve in polar solvent. Similarly, non-polar substances will dissolve in non-polar solvent। आपको ये कंसेप्ट जनरली याद रखना है कि पोलर सब्सटेंस पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में घुलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? देखिए बेटा, होता क्या है, पोलर सब्सटेंस की जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो नॉन पोलर सब्सटेंस से वेरी करेगी, डिफर करेगी। यानी कि पोलर सब्सटेंस की अपनी इंटरेक्शन एनर्जी होती है और नॉन पोलर सब्सटेंस की अपनी इंटरेक्शन एनर्जी होती है। दोनों के डिफरेंट होने के नाते एक दूसरे को जब हम घोलते हैं
तो एनर्जी डिफरेंस होने के नाते वो आपस में घुलना पसंद नहीं करते। पोलर पोलर में क्यों घुलता है? क्योंकि दोनों सब्सटेंस की, दोनों का नेचर सेम है, तो दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी, इसलिए वो पूरी तरीके से यानी कंप्लीटली आपस में मिसिबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बेटा अगर वाटर की बात करें तो वाटर आपका है, वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। और इस पोलर सॉल्वेंट में NaCl डिजॉल्व हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो ये कैसा है? ये भी पोलर सब्सटेंस है, वाटर भी पोलर है। तो वाटर में अगर आप सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व करेंगे पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस वाटर में अगर पेट्रोल की बात करें, पेट्रोलियम सब्सटेंस की बात करें, तो क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा, पेट्रोल डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है पेट्रोल, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली नॉन पोलर होते हैं। तो पेट्रोल आपका नॉन पोलर होते हुए वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। इसी तरीके से अगर सोडियम क्लोराइड आपका पोलर है, जिसको हम बेंजीन में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल नहीं घुलेगा, बिल्कुल नहीं घुलेगा, क्योंकि बेंजीन आपका नॉन पोलर सब्सटेंस ऑर्गेनिक कंपोनेंट है और आपका NaCl ये पोलर है। तो पोलर कभी नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुल सकता, क्योंकि मैंने बताया अभी कि दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी क्या है? डिफर कर रही है, नहीं घुल सकता। क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे NaCl पोलर है, वाटर में घुल गया, KCl पोलर है, वाटर में घुल जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, बहुत सारे जो आयनिक कंपाउंड ले लो, यानी कि पोलर सब्सटेंस ले लो, तो ये पोलर सब्सटेंस क्या होंगे? पानी में आसानी से घुल जाएंगे। लेकिन बेंजीन की बात करें C6H6 में, तो C6H6 में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए, आराम से डिजॉल्व हो जाएगा। यानी हम एसीटोन की बात करें, CCl4 की बात करें, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है सिंपली। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी पोलर नॉन पोलर में घुल जाते हैं। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे एक शुगर की बात करें, शुगर तो आपका कैसा है? C6H12O6, यानी कि शुगर की अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, शुगर का एक टाइप है ग्लूकोज, मैं ग्लूकोज अगर वाटर में डिजॉल्व करूं तो ये आसानी से क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है। शुगर जो है यानी कि ग्लूकोज आसानी से पानी में घुल जाता है। और मैं एल्कोहल की बात करूं, जो एल्कोहल्स जनरली होते हैं ये भी पानी में आसानी से क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। तो बेटा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा इंटरेक्शन काम करता है जिसका नाम है H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर आपका इनऑर्गेनिक है, पूरी तरीके से पोलर है, एल्कोहल भी पोलर है, स्लाइटली पोलर है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन दोनों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में घुल जाते हैं। ये लॉजिक हो सकता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनको हम पानी में घोलते हैं, तो पानी में कुछ कंपाउंड आयनिक होते हुए भी नहीं घुलते। जैसे मैं सल्फेट्स की बात करूं तो कुछ ऐसे सल्फेट्स हैं जो पानी में नहीं घुलेंगे। ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनकी लैटिस एनर्जी पानी में घुलने पर रिलीज होने वाली हाइड्रेशन एनर्जी से, अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो कंपोनेंट आयनिक होते हुए भी नहीं घुलेगा। और ऐसे कंपाउंड जिनकी लैटिस एनर्जी पानी में घोलने पर रिलीज होने वाली हाइड्रेशन एनर्जी से कम होगी, वो आसानी से क्या होंगे? वो कंपोनेंट पानी में आराम से घुल जाएंगे। जिसमें मैं सोडियम क्लोराइड की बात भी कर रहा था, तो सोडियम क्लोराइड पानी में आसानी से घुल जाता है क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी रिलीज होने वाली
हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी कम है। ये सब बातें हम भी करेंगे जब हम आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सिखाएंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो सीधा सा कंसेप्ट ये रहा कि पोलर डिजॉल्व इन पोलर सब्सटेंस, सिमिलरली नॉन पोलर सब्सटेंस विल डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये हमारा कंसेप्ट था। अब हम पढ़ने जा रहे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस की सॉल्युबिलिटी हम चेक करेंगे लिक्विड में, ठीक है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो गैसों की सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है उसमें नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस की बात करूँ बेटा, दो तरीके की गैसें होती हैं, टू टाइप की गैसें होती हैं। कौन कौन सी? एक हैवियर गैसेस और एक लाइटर गैसेस। कुछ हल्की गैसें होती हैं, कुछ भारी गैसें होती हैं। भारी गैसें इन द सेंस जिनका मोलर मास काफ़ी हाई होता है, जैसे मैं अमोनिया की बात करूं, CO2 की बात करूं, SO2 की बात करूं, एक्सेट्रा। इन सारी गैसों को हम हैवियर गैसों की कैटेगरी में रखेंगे। लाइटर गैसों में कौन आएगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, एक्सेट्रा। ये सारी गैसें लाइटर गैसों की कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि छोटी गैसें हैं, मोलर मास इनका काफ़ी लो है। तो बेटा ऐसा देखा गया कि हैवियर गैसें जो है वाटर में या किसी दूसरे लिक्विड में कंप्लीटली मिसिबल है, लेकिन जो हल्की गैसें होती हैं ये लिक्विड में या पानी में पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। यानी दीज आर स्पेरिंगली soluble in water, but heavier gases are completely soluble in water. ऐसा क्या है जो हैवी गैसें हैं वो पानी में अच्छे से घुल जा रही हैं, लेकिन जो लाइटर गैसें हैं वो पानी में अच्छे से नहीं घुल रही। बेटा लॉजिक ये है, जो हैवियर गैसें आप देख रहे हैं कौन कौन सी? अमोनिया देख रहे हैं, CO2 देख रहे हैं, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस देख रहे हैं। तो बेटा ये इन गैसों का जो नेचर है वो पोलर है। ये गैसें कैसी, इनका नेचर कैसा है? ये पोलर गैसें। ये कैसे गैसें हैं? ये पोलर गैसें हैं। कैसे पता चला ये पोलर है? बेटा अमोनिया में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और हाइड्रोजन का सुपड़ा साफ हो गया और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन बन गया। तो नाइट्रोजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हाइड्रोजन के पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए यहाँ पर दो पोल बन गए, नेगेटिव और पॉजिटिव। अल्टीमेटली नेचर कैसा हो गया बॉन्ड का? पोलर। तो जितनी गैसें आप देख रहे हैं CO2, SO2, इन सभी में पोलर बॉन्ड है। अब पोलर बॉन्ड होने के नाते वाटर भी कैसा है? पोलर। तो पोलर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, इसलिए सारी गैसें पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है। लॉजिक समझ में आया? इनका नेचर भी पोलर है और वाटर का भी नेचर पोलर है, इसलिए सारी हैवी गैसें पानी में अच्छे से घुल जाती है। अगर मैं इन गैसों की बात करूं तो इन गैसों में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, दोनों एटम सिमिलर है। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है बेटा। तो इन सारी गैसों की जो मॉलिक्यूल हैं ये सिमिलर एटम के बीच बॉन्ड यहाँ पर है। ये क्या है? सिमिलर एटम के बीच बॉन्ड है। तो सिमिलर एटम के नाते ये बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम मिडिल में है, ना इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रही ना उस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो बॉन्ड रिजल्टिंग नॉन पोलर।
तो नॉन पोलर होने के नाते इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, काफ़ी कम हो गई। स्पेरिंगली दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, कम डिजॉल्व है। पानी कैसा है, वाटर कैसा, पोलर है, और इन सारी गैसों का नेचर कैसा है, नॉन पोलर। कुछ और भी फैक्टर्स काम करते हैं, उनको हम अभी आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नेचर ऑफ गैसों की। मुझे उम्मीद है सबको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा फैक्टर है, दूसरा कौन सा फैक्टर है बेटा जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल है, टेम्परेचर का क्या रोल है, देखते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले एक प्रिंसिपल समझते हैं, ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल। बेटा ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। बेटा दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो एंथैल्पी में चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है, बट एक्सोथर्मिक में एंथैल्पी में चेंज क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है। ऐसा क्यों? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है बेटा, अगर ए से ए प्रोडक्ट बन रहा है P, और प्रोडक्ट के बनने पर अगर हीट रिलीज होने लगे सिस्टम से, हीट क्या होने लगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट रिलीज हो, इवॉल्व हो, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे हीट क्या रिलीज होगी, जब हीट रिलीज होगी, सिस्टम अपनी हीट रिलीज कर रहा है, तो इस सिस्टम का, इस रिवर्सिबल सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है यानी कि केसी जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं होगा बेटा, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ए से बी, हम ए से कोई प्रोडक्ट पी बना रहे हैं और हीट निकलने के बजाय बनने वाला प्रोडक्ट सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करने लगे, हीट गेन करने लगे, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं, ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं बेटा, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बना वो हीट क्या कर रहा है, सराउंडिंग से गेन कर रहा है, खींच रहा है, तो ये हुआ एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए ली चैटिलियर कहता है अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिस्टम के लिए टेम्परेचर का बढ़ाना फेवरेबल होगा। टेम्परेचर खूब बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी कि रिएक्शन और आगे जाएगी और आगे जाएगी, क्योंकि उसको हीट की ज़रूरत है, आप हीट दे रहे हैं तो वो सिस्टम और आगे जाएगा, रिएक्शन और प्रोसीड करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इसका उल्टा है, एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस है, सिस्टम खुद हीट रिलीज कर रहा है, अपने हीट को मिनिमाइज कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना करके हीट रिलीज कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम के लिए लो टेम्परेचर ही फेवरेबल होगा। अगर आप एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड ना शिफ्ट होकर के बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ध्यान रहे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सिस्टम रुक जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में केसी शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी कि कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो सिस्टम हीट क्या कर रहा है, गेन कर रहा हो, एब्जॉर्ब कर रहा हो सराउंडिंग से, तो एंडोथर्मिक हुआ। और ऐसे सिस्टम के लिए, ऐसे रिएक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर फेवरेबल होता है। उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस और आगे बढ़ेगा, रिएक्शन और आगे प्रोसीड होगी। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इंडो और एक्सो को एग्जाम्पल से समझते हैं। कंडेंसेशन, और यहां पर ब्रैकेट में लिख रहा हूं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन तो अगला है, दूसरा प्रोसेस है इवापोरेशन। इवापोरेशन
दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कंडेंसेशन क्या है बेटा? जब किसी गैस को हाई प्रेशर अप्लाई करके इसको हम कंप्रेस करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं। ये ए और बी दो गैसें हैं, इनको मैंने हाई प्रेशर अप्लाई करके इनको कंप्रेस किया, ये दोनों मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे और इनके बीच एक नया बॉन्ड बन जाएगा जब दोनों पास पास में आएंगे। जब बॉन्ड बनेगा तो हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तो सिस्टम कैसा हुआ? एक्जोथर्मिक हुआ। यानी कि जब हम किसी गैसेस मिक्सचर को कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर के थ्रू, उनका जब हम कंडेंसेशन करते हैं, जब हाई प्रेशर अप्लाई करके इनको कंप्रेस करेंगे तो उनका कंडेंसेशन होने लगेगा। मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे गैस के, नया बॉन्ड बनाएंगे, हीट रिलीज करेंगे और वो लिक्विफाई हो जाएंगे। तो कंडेंसेशन क्या है? लिक्विफिकेशन है। जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस क्या हो जाती है? कंडेंसेट होने लगती है। तो कंडेंसेशन एक प्रकार का एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बेटा? ये एक प्रकार का एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। अब किसी गैस को अगर हम वाटर में किसी लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल भी लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास पास में आ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनके साथ भी बॉन्डिंग बना रहे होंगे, कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो डिसोल्यूशन, गैस को जब पानी में घोलेंगे या किसी दूसरे लिक्विड में घोलेंगे तो गैसों का घुलना यानी कि डिसोल्यूशन भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कंडेंसेशन की तरह। तो जब गैस को घोलते हैं तो कैसा प्रोसेस होता है? एक्जोथर्मिक। और आपको पता है जब कोई सिस्टम एक्जोथर्मिक होता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर मिनिमम रखना होता है। बात समझ में आ रही? तो बेटा गैसों को जब हम लिक्विड में घोलते हैं, गैसों को जब हम लिक्विड में घोलते हैं तो सिस्टम कैसा होता है? एक्जोथर्मिक। और जब एक्जोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी। गैसों को जब लिक्विड में घोलते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी गैसों की घट जाती है। क्यों? गैसों का लिक्विड में घुलना कैसा प्रोसेस है? एक्जोथर्मिक। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ, एक्जोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिस्टम रुक जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड होने लगेगा, यानी कि हमें उसके लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? लो रखना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी गैस को आप घोल रहे हैं और वो गैस इंडोथर्मिक वे में डिजॉल्व हो रही है तो ऐसे केसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही? तो टेम्परेचर का क्या रोल है? टेम्परेचर बढ़ाओगे गैसों की सॉल्युबिलिटी कम होगी, घुलेगी नहीं, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका डिसोल्यूशन रुकने लगेगा, क्योंकि गैसों का पानी में घुलना कैसा प्रोसेस है? एक्जोथर्मिक है। क्लियर हो गया? एक्जोथर्मिक क्यों है? क्योंकि मैंने बोला कंडेंसेशन एक प्रकार का एक्जोथर्मिक प्रोसेस है और डिसोल्यूशन भी कंडेंसेशन की तरह एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। इवापोरेशन क्या होता है? जब किसी लिक्विड को हम हीट देते हैं तो वो धीरे धीरे इवापोरेट होना स्टार्ट करता है। तो इवापोरेशन कब हो रहा है? जब वो लिक्विड सराउंडिंग से हीट गेन कर रहा है तब इवापोरेशन हो रहा है। तो हीट गेन कर रहा है इन द सेंस वो प्रोसेस, यानी कि इवापोरेशन कैसा प्रोसेस है? इंडोथर्मिक है। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस होने के नाते टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, इवापोरेशन की रेट भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली वो सिस्टम हो जाएगा इंडोथर्मिक। यहाँ पर टेम्परेचर का रिलेशन है डायरेक्टली किसके साथ? इवापोरेशन के साथ। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडेंसेशन क्या होगा? घट जाएगा। ये बात मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी आपको। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या रोल है? प्रेशर के रोल को एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हेनरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्होंने अपना ला दिया, हेनरी ला, जो प्रेशर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है गैसों के ऊपर। यानी अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो मैं कह रहा हूँ गैसों की सॉल्युबिलिटी पानी में या किसी लिक्विड में बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी।
लेकिन इसको बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ हेनरी लॉ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। हेनरी लॉ बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बताने जा रहा हूँ भाई, हेनरीज लॉ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका पहला स्टेटमेंट आया, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा कि मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली proportional to their pressure at given temperature। हेनरी बाबा क्या कह रहे हैं, इनका पहला स्टेटमेंट आया, किसी भी गैस का मास जो डिजॉल्व हुआ है सॉल्वेंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर की, यानी कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, प्रेशर की। ये इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया। अब इसके बाद इनका सेकंड स्टेटमेंट आया, इनका जो है सेकंड स्टेटमेंट आया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनका मॉडिफाइड स्टेटमेंट क्या आया, क्या कहा इन्होंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली proportional to their mole fraction of gas at given टेम्परेचर। यानी कि पार्शियल प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये लॉ क्या कहता है कि बेटा किसी कंटेनर में कुछ सॉल्वेंट डिजॉल्व है, आप उसमें गैस घोल रहे हैं, तो गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, उस गैस का जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वो गैस, उस गैस के मोल फ्रैक्शन यानी कि उसका अमाउंट उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। यानी कि गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो गैसों का मोल फ्रैक्शन यानी कि गैसों की सॉल्वेबिलिटी सॉल्वेंट में बढ़ती जाएगी, यानी कि प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप। अगर आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो P इक्वल टू हो जाएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाएगा, P इक्वल टू KH/X, P इक्वल टू KH/X, जहाँ पर ये KH क्या है बेटा, ये KH है हेनरी कांस्टेंट। बहुत ही ज़बरदस्त ये इक्वेशन आपको याद रखना, बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रेशर इक्वल टू KH/X, ये KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। अभी इसके बारे में बता रहा हूँ। क्या ये स्टेटमेंट सेकंड वाला आपको याद आया? क्या सेकंड स्टेटमेंट आपके पल्ले पड़ा? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसका मोल फ्रैक्शन यानी कि उसकी सॉल्वेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, गैस की बढ़ती जाएगी। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला, प्रेशर इज इक्वल टू KH/X। ये हेनरी लॉ का बेटा इक्वेशन आएगा, वेयर KH इज हेनरी कांस्टेंट, X क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, P क्या है बेटा,
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है बेटा, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे गैस का, वैसे वैसे उसके मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो गैस का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे रिलेशन है। इस इक्वेशन से हमें ये बात पता चली है। और P इक्वल टू KH x, अगर P बढ़ेगा और x भी बढ़ेगा तो KH क्या होगा, घट जाएगा। यानी हेनरी कांस्टेंट प्रेशर बढ़ाने से डिक्रीज कर जाएगा। KH क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इससे पहले के इक्वेशन, इससे पहले के कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था बेटा, एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन एक्जोथर्मिक, ये किसके लिए बताया था मैंने, इंडो के लिए। बट एक्जो के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी बेटा क्या होगी, घट जाएगी। और अभी तक हम लोगों ने समझा प्रेशर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन KH क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट, घट जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने समझा। अगर हम ये नोट कर लिया, अगर हम P और X के बीच ग्राफ प्लॉट करें बेटा, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, इसको हम कोरिलेट कर दें Y इक्वल टू mx प्लस c से, तो Y एक्सिस पे मैंने पार्शियल प्रेशर को ले लिया, mx यानी कि x एक्सिस पे आपने मोल फ्रैक्शन ले लिया, और KH आपका स्लोप हो गया, और C आपका इंटरसेप्ट जो कि 0 है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बेटा, तो ये रहा पार्शियल प्रेशर, और दूसरा एक्सिस मैंने लिया किसका, मोल फ्रैक्शन का। तो बेटा जैसे, अच्छा यहाँ पर इंटरसेप्ट 0 है, तो ग्राफ जाएगा ओरिजिन से, तो एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व आपको मिलेगा, और एकदम लीनियर रिलेशनशिप मिलेगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, और इसका जो स्लोप आ जाएगा जो कि होगा पॉजिटिव, वो होगा आपका KH। ये आपका ग्राफ यहाँ पे मिलेगा हेनरी लॉ के लिए। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे गैसों की सॉल्बिलिटी यानी कि मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन की बेटा बात कर रहा हूँ, ये प्रकार से ये सॉल्बिलिटी का फंक्शन है। हम सॉल्बिलिटी के टर्म में मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन इन द सेंस मैं सॉल्बिलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोल रहा, यानी कि हम सॉल्बिलिटी की बात कर रहे हैं, या हमसे सॉल्बिलिटी निकालने के लिए पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमें उस गैस के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये तो रहा ग्राफ। अब मैं यूनिट की बात कर लूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर यूनिट की बात ना हो, ग्राफ की बात ना हो, तो फिर बात ही किसकी होगी, यूनिट, ग्राफ और फार्मूले। तो मैं यूनिट की अगर बेटा बात करूं, तो यहाँ पर प्रेशर की यूनिट बेटा ATM भी हो सकती है, और ATM के अलावा बार भी हो सकती है, टॉर में भी आपको मिल सकती है, और पास्कल में भी, किसी भी टर्म में यूनिट आपके प्रेशर की लिखी हुई मिल सकती है। लेकिन बेटा यहाँ पर जो x है ये तो यूनिटलेस होता है, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है, ये होता है यूनिटलेस। तो KH की यूनिट किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे, यानी कि P इक्वल टू KH इंटू एक्स अगर लिखें तो बेटा ये तो यूनिटलेस है, तो KH की यूनिट किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे डिपेंड करेगी। तो जो यूनिट प्रेशर की होगी वही हेनरी कांस्टेंट की यूनिट KH की हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई KH यूनिट की बात होगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH, हेनरी कांस्टेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बेटा KH की वैल्यू जो है वो गैसों के नेचर पे डिपेंड करती है। अलग अलग डिफरेंट गैसों के लिए KH की वैल्यू
डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये डेटा KH का आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और KH की वैल्यू जो है गैसों के नेचर पर डिपेंड कर रही है। गैसों का सॉल्वेंट चेंज करते रहोगे तो अब भी KH की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट गैसेस। दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर बटा बढ़ाओगे तो KH भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे KH बढ़ेगा। लेकिन KH अगर बढ़ाओगे बेटा तो सॉल्बिलिटी घट जाएगी, क्योंकि KH का और सॉल्बिलिटी के साथ 36 का आंकड़ा, हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी गैस की घटेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जबरदस्त कंसेप्ट है ये, इसको मत भूलना, ठीक है। ये तो हो गया हेनरी कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन, क्या ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, क्या ड्रॉबैक है इसके, देखते हैं जरा। तो सबसे पहला क्या है बेटा कि टेम्परेचर मस्ट बी हाई, और दूसरा बेटा प्रेशर मस्ट बी लो, प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और गैसेस नाइदर रिएक्ट विद सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का गैसों के मॉलिक्यूल के साथ किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। नॉर डिसोसिएट्स इन सॉल्वेंट, और बेटा सॉल्वेंट में नॉट डिसोसिएट्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में उनका डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। ये तो कुछ कंडीशंस यानी कि लिमिटेशंस है हेनरी लॉ की। और लिमिटेशन याद रखो। अब इसके बाद एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। अब मैं बात करूंगा हेनरी लॉ के एप्लीकेशन की, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत है। तो पहला एप्लीकेशन है कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं, जब पानी के अंदर जाते हैं तो रिस्पायरेशन के लिए गैस सिलेंडर को अपने साथ में रखते हैं। जब पानी के अंदर जाते हैं तो बॉडी पे उस पानी का बहुत सारा फोर्स या प्रेशर लगता है। इससे क्या होता है, जब पानी के अंदर गए तो पानी का दबाव, पानी का प्रेशर बॉडी पे बहुत ज़्यादा लगता है। तो हाई प्रेशर होने के नाते जो गैस इनहेल कर रहे हैं रिस्पायरेशन के लिए, उन गैसों की सॉल्बिलिटी बॉडी में काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, और वो गैसें ब्लड कैपिलरीज में, सेल्स में, टिश्यूज में पूरी तरीके से आवश्यकता से अधिक वो गैसें डिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो अचानक प्रेशर क्या होगा, कम होता है। हमारे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कितना है, 1 atm है। तो पानी के ऊपर आने से अचानक प्रेशर जैसे ही कम होता है, तो जैसे ही प्रेशर कम हुआ गैसों की सॉल्बिलिटी कम होती है, और जितनी भी सारी गैसें हमारे बॉडी में हमें अचानक बाहर निकलती हैं हाई प्रेशर के साथ में। ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है, और इस बीमारी का नाम है, इस डिसऑर्डर का नाम है बेंड। तो बेंड जैसी बीमारी से बचने के लिए आज के मॉडर्न टाइम में जो डाइवर्स होते हैं वो अपने गैस सिलेंडर में
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, इन सभी गैसों का मिक्सचर भरते हैं। हीलियम करीब करीब 11 से 12%, 30 और 40% के रेशियो में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। जो हीलियम गैस के भरने से क्या होता है कि सॉल्वेंटी गैसों की थोड़ा कम हो जाती है और बेंड जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर हेनरी लॉ कैसे अप्लाई हुआ? पानी के अंदर गए, प्रेशर हाई हुआ, गैसों की सॉल्वेंटी बॉडी में काफ़ी बढ़ गई और जैसे ही पानी से ऊपर आए प्रेशर कम हुआ और गैसों की सॉल्वेंटी क्या होगी? कम हो गई और उससे एक डिसऑर्डर पैदा हुआ जिसका नाम है बेंड। तो बेंड जैसी बीमारी से, बेंड जैसी बीमारी। दूसरा, इन कार्बोनेटेड बीवरेज। आज के जितने भी कोल्ड ड्रिंक हैं तो आप देख रहे होंगे उन कोल्ड ड्रिंक को अचानक उनका ढक्कन खोलने पर बहुत सारी बबल्स निकलती है, हाई प्रेशर से पूरा लिक्विड कोल्ड ड्रिंक बाहर निकलता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है देखने में। तो होता क्या है, उन सॉफ्ट ड्रिंक में हाई प्रेशर के साथ CO2 गैस भरी आती है और जब उन बॉटल्स का ढक्कन खुला आता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है बॉटल के अंदर के प्रेशर से। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जैसे ही चेंज होगा मीडियम, वो गैसों की सॉल्वेंटी उस लिक्विड में कम होती है और वो गैसें बहुत तेज़ी से क्या होती है, बॉटल से बाहर निकलती हैं। तो इन कार्बोनेटेड बीवरेज को, सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हेनरी लॉ का इम्प्लीमेंट हो रहा है, हेनरी लॉ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगला, एट हाई एल्टीट्यूड सीकनेस। बेटा होता है क्या, जब हम बहुत ही ऊपर जाते हैं यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ पर अचानक दबाव कम होता है, यानी कि प्रेशर वहाँ का कम होता है, 1 atm से प्रेशर लो होता है और प्रेशर कम होने से वहाँ पर गैसों की डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की डेंसिटी, गैसों की डेंसिटी कम होने की वजह से हम सांस लेते हैं तो हमें थकान महसूस होती है, हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और इससे हमारे सेल्स में, टिश्यूज़ में, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे एक बीमारी से हम लोग ग्रसित हो जाती है। उस बीमारी का नाम है क्या? एनॉक्सिया। क्या नाम है? एनॉक्सिया। तो बेटा ऊपर गए, प्रेशर कम हुआ तो गैसों की सॉल्वेंटी क्या हो जाती? कम हो जाती। प्रेशर बढ़ा तो गैसों की सॉल्वेंटी बढ़ गई, प्रेशर घटा तो गैसों की सॉल्वेंटी घट गई। यही तो है हेनरी लॉ। ठीक है, तो ये रहे सब एप्लीकेशंस। ठीक है, और सबसे पहले कंसेप्ट को देखा, फिर कंडीशंस को देखा यानी कि लिमिटेशंस को देखा और केएच की कैरेक्टरिस्टिक को देखा हम लोगों ने और बाद में हम एप्लीकेशन को पढ़ा। इस तरीके से पूरा हेनरी लॉ को हमने कवर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा और इसके बाद के इससे रिलेटेड सारे जो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।